नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। कहते हैं राजनीति, प्यार और युद्ध में सब जायज होता है। युद्ध से अभी हम गुजर रहे हैं और लोकतंत्र से हमें प्यार है। बिहार में चुनाव है, इसलिए राजनीति अपने चरम पर है, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो जायज हो रहा है और बिहार चुनाव का एजेंडा तय होना है। जैसा कि हर युद्ध नए तरीके से हर बार लड़ा जाता है, इसी ढंग से हर चुनाव भी नए तरीके से लड़ा जाता है। तो ये बिहार में जो अक्टूबर में चुनाव होना है, उसके एजेंडा सेटिंग का टाइम है। तो ये भी चुनाव नए तरीके से लड़ा जाना है, इसलिए गौर करने की जरूरत है कि इस प्यार, मोहब्बत और राजनीति और युद्ध के तरीके से लड़ाए जाने वाले इस चुनाव में कौन कौन से एजेंडा होने वाले हैं। सबसे पहला एजेंडा तो जो नजर आ रहा है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा होगा। दूसरा, बिहार को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो वहाँ के युवाओं की जो सबसे बड़ी आबादी है, उनकी शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उनके पलायन की समस्या है। वहाँ राजनीति में ये चरम पर है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनना है। मतलब नैरेटिव इसलिए बनना है कि भ्रष्टाचार हमेशा से सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा हुआ करता है। तो इस भ्रष्टाचार पर ब्रह्मोस के जरिए या आकाश डिफेंस सिस्टम के जरिए कैसी मारक कार्रवाई की जाती है और आकाश डिफेंस सिस्टम के जरिए कैसे खुद को सरकार बचा पाती है। सरकार की जब बात कर रहा हूँ तो एनडीए सरकार की बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार सरकार की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बचा पाती है। और जब ब्रह्मोस मारक क्षमता वाली मिसाइल की बात कर रहा हूँ तो प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव हो, वो किस ढंग से वो वार कर पाते सरकार के भ्रष्टाचार पर, सरकार की अनीति पर, वो बड़ा कुछ निर्भर करता है इस युद्ध में। इसलिए बिहार में जो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा बनने वाला है वो राष्ट्रवाद, ऑपरेशन सिंदूर, युवाओं की भविष्य की समस्या, रोजगार और पलायन है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और एआई जनित, आर्टिफिशियल जनित जो प्रचार के सिस्टम होने वाला है वो कैसा हो रहा है, उसकी झलकियां लगातार मिल रही है बिहार में। एआई के जरिए बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो रोचक तरीके से सामने आ रहा है। वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो या तेजस्वी को महिमान्वित करने वाली बात हो। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून, 13 करोड़ की आबादी है बिहार के छोटे से इलाके में, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर काफ़ी कुछ वहाँ कहा जा रहा है कि उस आबादी का कंट्रोल बड़ा जरूरी है। वो कैसे, किस रूप में आ रहा है, वो क्या धार्मिक आधार पर आबादी की बात हो रही, कैसी राह। इसके अलावा शिक्षा की समस्या है। शिक्षा की समस्या के अलावा वहाँ पर जो तकनीकी पारदर्शिता है, ईवीएम की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर एक मसला बनने वाला है। और नई राजनीतिक विकल्प कौन कौन सा तैयार हो रहे हैं वहाँ पर, उसको गौर करने की बात है। जब नई राजनीति या वैकल्पिक राजनीति की बात हो रही है, एनडीए जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और विपक्ष जो महागठबंधन है, उसके बीच में खड़े हुए दिख रहे हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। उनको पहली बार नरेंद्र मोदी 2013 में गुजरात लाए थे, गुजरात के चुनाव में उनका इस्तेमाल हुआ था। फिर 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसमें प्रशांत किशोर सामने आए। प्रशांत किशोर को बड़ी उम्मीद थी 2014 में कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो एक लैटरल एंट्री की बात होगी, जिसके जरिए उनको भारत के नौकरशाही को उच्चतम पैमाने पर पहुंचाया जाएगा, सलाहकार के तौर पर उन्हें रखा जाएगा और नौकरशाही जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है बहुत सारे कामों को, उसमें आमूलचूल बदलाव आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इतना साहस शुरू में नहीं कर पाए, इसलिए 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से निराश होकर प्रशांत किशोर 2015 में बिहार चले आए और बिहार चले आकर के उन्होंने एक एंटी मोदी राजनीति के पैमाना गढ़ा, जिसमें काफ़ी मदद मिली खास करके नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार और लालू यादव तब तक गठबंधन बना चुके थे और उन्होंने 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी जिस अंदाज में, और प्रशांत किशोर काफ़ी ताकतवर हो गए। जब 2020 की बात आई, उसमें प्रशांत किशोर इतने ताकतवर थे कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बार बार कहते थे राजनीतिक उत्तराधिकार उन्हीं के हवाले करेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष थे जनता दल यू के। लेकिन बार बार ये समझ में आता है, पूरी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, नीतीश कुमार ने जिसको जिसको अहमियत दी उसके जड़ से काटा भी। तो आखिरकार प्रशांत किशोर भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के बावजूद जनता दल यू छोड़कर निकल गए। 2022 में उन्होंने राजनीति की नई लकीर खींचने की कोशिश की, खासकर बिहार में राजनीति की। 2024 में जाकर के उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया। 2023 में इनफैक्ट 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाई जन स्वराज और एक नया पैमाना गढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर को टक्कर देने के लिए बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। कृष्णा अल्लाह और उनके युवा चेहरा हैं जो नई रूप से महागठबंधन में एक दरार पैदा होती हुई दिख रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी चाह रही है फिर से उन्हें पिछली बार की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, 70 से ज़्यादा मिले। लेकिन विपक्षी महागठबंधन के जो चेयरमैन है तेजस्वी यादव, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस को 70 जैसी सीटें मिली, क्योंकि मानना है लोगों का 70 सीटों को देकर के पिछले चुनाव में
काफ़ी बर्बादी हुई काफ़ी सीटों की। उस अनुपात में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। अगर उसे कम दिया जाता, तेजस्वी यादव अपने लिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ती, तो यह संभव था कि वहाँ आसानी सरकार बन गया होता 2020 में। तो इसी का करेक्शन कोर्स चल रहा है और कांग्रेस की पूरी ताकत से बाहर आ रही है, एक अलग तरीके से आ रही है। वो कह रही है कि नहीं 70 से कम पे बात बनेगी नहीं। सिर्फ विपक्षी महागठबंधन का ये हाल नहीं है, एनडीए का भी हाल है। एनडीए ने पिछली बार बड़ी पार्टी के नाते जनता दल यू को 115 सीटें दी थी और भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी। मतलब 225 सीटों पर दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था और बाकी जो 18 सीटें थी उसमें समायोजित किया गया था हम को, जीतन राम मांझी की पार्टी को और छोटे छोटे दलों को। तो 18 सीटों में उन सबको सीटें मिली थी। इस बार उस हिस्से में चिराग पासवान है जो पिछली बार बिल्कुल अलग हो गए थे, एनडीए के साथ नहीं थे। उनका काम यही था कि वो नीतीश कुमार कम से कम सीटों पर लाए और उसमें काफ़ी हद तक चिराग पासवान सफल भी हुए थे, उनकी राजनीति सफल हुई थी। जनता दल 43 सीटों पर ही आ पाई थी। तो इस बार इस कार्ड के नीतीश कुमार ने एक और विकल्प ढूंढा है। वैकल्पिक राजनीति में नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार सामने 40 साल का ये युवा बार बार दिखा रहा है जिस ढंग से रट रखा है पिताजी ने उनके क्या क्या किया है बिहार की। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अंदर सजा कोई चाल चली जाती है तो ये मुमकिन है निशांत कुमार का चेहरा सामने होगा जनता दल यू के उत्तराधिकारी के तौर पर, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर। नीतीश कुमार जो 74 साल के हो चुके हैं, जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है वो बहुत सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं, तो उनको याद दिलाने उनका लड़का उनके सामने उनकी विरासत को संभालने अपनी योग्यता को जाहिर करते हुए बार बार सामने आ रहा है, कह रहा है। तो ये युवाओं की लड़ाई जब एक तरफ हो रही है, जहां हम कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन में, जहां हम बात कर रहे तेजस्वी यादव की, और जहां हम बात करें चिराग पासवान की जो एनडीए में जाहिर तौर पर रहेंगे, चिराग पासवान के साथ साथ सामने होंगे निशांत कुमार। तो बिहार में अगर युवा चेहरे की तलाश की बात है तो ये भी मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अपने हिसाब से सामने किया है, वो कहाँ तक है। भारतीय जनता पार्टी में और भी कुछ तुरुप के चेहरे सामने आने बाकी है, वो देखना है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष की सबसे ताकतवर पार्टी है अपने 25, 26, 27% वोट को से आगे नहीं तोड़ पाई है। उसके लिए उनको सहयोगों की जरूरत पड़ रही है। तो इस बार देखना पड़ेगा इस सहयोग की जरूरत को किस हिसाब से पूरा करते हैं। यादवों के अलावा बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग में कितना प्रतिशत वोट ले आ पाते हैं। और यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जब भी साथ रहते हैं वो तकरीबन 50-52% तक चले जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि अगर अंतर्द्वंद होता है एनडीए के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2020 के तरीके से कोई अंतर्द्वंद की स्थिति आती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कैसे 36% जिसका वोट प्रतिशत है उसमें से कैसे लोगों को अपने हिस्से में ला पाती है। इसके लिए बड़ा अहम है जीतन राम मांझी का रोल, इसमें बड़ा अहम है चिराग पासवान का रोल। ये सब कुछ एजेंडा तय होने के बाद तय होगा और इन सब की बड़ा महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर आखिरकार किस भूमिका में रहते हैं। क्या वो ये दो की लड़ाई में एक तीसरा स्पेस तैयार कर पाते हैं या नहीं, जिसके लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। उनका स्वरूप बिहार की राजनीति में कांग्रेस के करीब है, जिसमें बार बार गांधीवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, समाजवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सारे एजेंडे को चुराने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस भी परेशान है वहां पर। तो ये देखना होगा कि इस तीसरे विकल्प के तौर पर क्या प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ती है। अक्टूबर में जब नई सरकार बन रही हो नवंबर में, तो उस चुनाव नतीजे में प्रशांत किशोर को अपने हिस्से में कुछ इतनी सीटें ले आ पाते हैं क्या। वो सीटें जब लाएंगे तो जाहिर तौर पर उसमें काफ़ी हद तक वो भेदेंगे किसी न किसी गठबंधन को, विपक्ष वाले गठबंधन को या एनडीए को। तो प्रशांत किशोर की अहमियत को देखते हुए और बिहार के एजेंडे को देखते हुए, जिसमें राष्ट्रवाद एक बड़ा मसला रहने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मसला रहने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से कैश करती है, बिहार के विकास को किस ढंग से कैश किया जाता है, बिहार में युवाओं के मसले को जिस ढंग से कांग्रेस उठा रही है उसको कैसे कैश किया जाता है, पलायन के मसले को कैसे कैश किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इन सब चीज़ों को जैसा कि कहा जायज़ तरीके से वोट में कैसे रूपांतरित किया जाता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार सीमांचल के इलाके में पिछली बार अब्दुल्ला ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें हासिल की थी और इस बार वो राष्ट्रवाद का चेहरा लेकर के बिहार में उतर रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई हैं पूरे इस एपिसोड में और उनका राष्ट्रवाद का चेहरा निकल के आया है, तो ये बड़ा अहमियत है कि बिहार में जिस 24% आबादी मुस्लिमों की है और उस 24% आबादी में कैसे राष्ट्रवाद का मसला काम करता है। और अब्दुल्ला ओवैसी की पार्टी इस बार भी क्या बड़े एग्रेसिव तरीके से वोट को अपने हिस्से में ला पाती है नहीं ला पाती, ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव देखना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके नतीजे को देखना, सब कुछ अब बिहार में उतरता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी भी वहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस भी एक पैमाना ले रही है, प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जाना है निखर करके वहाँ पर। और इसके अलावा तेजस्वी यादव अलग ढंग से, जैसा कि मैंने कहा, AI जनित प्रचार सिस्टम को अपने हिस्से में ले रखे हैं।
आरजेडी काफ़ी सुधीजनों को एक कैंपेन कमेटी बना करके एग्रेसिव तरीके से उतर रही है। तो इन सब के नतीजे आने हैं। तो अगला नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में निकल के आना है, वो देखने वाली बात है। उसमें प्रशांत किशोर क्या करते हैं, कन्हैया कुमार क्या करते हैं, युवा चेहरे के तौर पर निशांत कुमार की क्या भूमिका है, तेजस्वी यादव किस रोल में रहते हैं, ये सब देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।